फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम टेक्सटाइल से संबंधित 23 क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो अनलाइक भी करते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेशे में ताप एवं दाब में निम्न में से किस रेशे में ताप एवं दाब से जम जाने का गुण होता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन 4 हैं, ऊनी रेशे, सूती रेशे, रेशम के रेशे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर है? हमारा इसमें पहला सही है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि से वस्त्रों के निर्माण में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से किस विधि से वस्त्रों के निर्माण में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? फेल्डिंग विधि, नीटिंग विधि, ब्रेड्स तथा लेस विधि, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, निटिंग विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र निर्माण की विधियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? पहला है ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा सही है? सी, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक कौन सा सादी बुनाई का उदाहरण है? पहला पापलीन, दूसरा मलमल, तीसरा खादी, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा राइट कौन सा आंसर है? क्योंकि ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं तो हमारा चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बुनाई विधि से तैयार किए गए कपड़े का रूप या दिखावट कैसी होती है? पहला है हमारा संतुलित, दूसरा ऑप्शन ढीली, तीसरा अलग अलग, चौथा खुरदुरी। तो इसमें से भी हमारा राइट आंसर कौन सा है? संतुलित, क्योंकि उसका बैलेंस बराबर रहता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि में वस्त्र निर्माण रेशों को चपटा करके चादर के रूप में बिछाकर किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि में वस्त्र निर्माण रेशों को चपटा कर, मतलब कि उसको पुश करके, दबा करके, सीधा करके, तब उसके चादर के रूप में बिछा करके किया जाता है? कौन सी विधि है वो? पहला है नॉन वेवेन विधि, दूसरा बिनाई विधि, तीसरा निटिंग विधि, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? नॉन वेवेन विधि, पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले लहंगा, चोली, शेरवानी तथा महंगी साड़ियों के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन कौन कौन सा है? पहला निटिंग विधि, बुनाई विधि, तीसरा नॉन वेवेन विधि, और चौथा मॉलीपॉल विधि। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? बी, बुनाई विधि, क्योंकि उस पर वर्क किया जाता है। अगला है, क्षैतिज व लंबवत दिशा में फैलाव निम्न में से किसकी विशेषता है? क्षैतिज व लंबवत दिशा में फैलाव निम्न में से किसकी विशेषता है? पहला नॉन वेवन वोवन विधि, दूसरा बुनाई विधि, तीसरा निटेड विधि, चौथा वांडेड विधि। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? सी, नीटिंग विधि, चौथा। अगला है हमारा, वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जा एवं परिष्कृतियों को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है? परिसज्जा मीन्स डिजाइन, या जो इस पे डेकोरेशन होते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अस्थाई परिसज्जा, दूसरा अस्थाई परिसज्जा, तीसरा आधारभूत परिसज्जा, चौथा ये सभी। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है? इसमें हमारा आंसर सही है डी, ये सभी उसमें
सम्मिलित हैं। अगला है हमारा, किस विधि के आधार पर परिसज्जाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही है? बी, 2। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कपड़े की मजबूती तथा रंग ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है? इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो हम आंसर में भी टिक लगाने देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कपड़े की मजबूती तथा रंग ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहला है मर्सराइजेशन, दूसरा स्लैक मर्सराइजेशन, तीसरा मैल मुक्ति, चौथा सिलवट प्रतिरोधक। तो इसमें हमारा कौन सा है? पहला सही है, मर्सराइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिसज्जा का प्रकार है? पहला सिलवट प्रतिरोधक, दूसरा अवशोषक, तीसरा स्लैक मर्सराइजेशन, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? क्योंकि ये तीनों ही उसमें सम्मिलित है तो हमारा आंसर सही होगा डी, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक परिसज्जा के प्रकार में शामिल है? यांत्रिक परिसज्जा का मतलब, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक परिसज्जा में शामिल है? कुटाई करना, कलफ उतारना, नक्काशी करना या ये सभी। तो इसमें हमारा आंसर भी डी ही सही होगा, क्योंकि यांत्रिक परिसज्जा में तीनों ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रेशम, रेयॉन या नायलॉन के बुनाई किए हुए कपड़ों पर की जाती है? तो इसमें हमारा पहला क्या है? ए ग्लेजिंग, दूसरा शायरिंग, तीसरा नक्काशी और चौथा क्या है? मोयरिंग। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? शायरिंग। अगला है, निम्न में से किस प्रक्रिया में रेशे की प्रकृति के अनुसार साबुन, डिटर्जेंट, सोडा रहित डिटर्जेंट आदि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है कलफ उतारना, दूसरा झुलसाना, तीसरा शुद्धिकरण, चौथा टेंटरिंग। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? सी, शुद्धिकरण करना। अगला है हमारा, किस परिसज्जा में कपड़े में क्रॉस लीकिंग रसायन भर दिए जाते हैं? किस परिसज्जा मतलब किस डिजाइन में कपड़े में क्रॉस लीकिंग रसायन भर दिए जाते हैं? पहला है स्थायी प्रेस परिसज्जा, दूसरा एंटी स्टैटिक परिसज्जा, तीसरा कीट अवरोधक परिसज्जा और चौथा है हमारा फफूंद नियंत्रक परिसज्जा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? स्थायी प्रेस परिसज्जा, ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे प्रभावी कीटरोधी रसायन है? कीटरोधी रसायन मतलब जिसमें कीटाणु जल्दी ना लगे, तो उसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है फ्लोराइड पहला, दूसरा क्लोराइड, तीसरा सिलिकोफ्लोराइड, चौथा है डिलिट्रन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी, डिलिट्रन की वजह से कपड़ों पे क्या होता है? कीटाणु नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीरोसील नामक जलरोधी बनाने वाली प्रक्रिया के उपयोग से वस्त्र किसके प्रति अवरोधक हो जाते हैं? तो पहला है जल, दूसरा हवा, तीसरा अम्ल स्नेहक, चौथा है ये सभी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? डी, क्योंकि ये तीनों ही उसमें आ जाते हैं, जल का भी, हवा भी और अम्ल स्नेहक भी। तो अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कपड़े की परिसज्जा के उद्देश्यों में शामिल है? पहला मतलब कपड़ा किस जो परिसज्जा होती है उसके क्या उद्देश्य क्या क्या होते हैं या कौन सा है? इसमें है पहला हमारा कपड़े की उपयोगिता को बढ़ाना, दूसरा अधिक टिकाऊ बनाना, तीसरा आकर्षक बनाना, चौथा उपरोक्त ये सभी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही? उपरोक्त सभी, डी, क्योंकि हमारे जो कपड़े के परिसज्जा की जाती है उसमें इन तीनों को ध्यान में रखा जाता है।
अगला है हमारा सूती कपड़े की यांत्रिक परिसज्जा किस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? कैलेंडरिंग, दूसरा विरंजन, तीसरा बैक्टीरिया रोधी, चौथा है मर्सराइजिंग। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है, किसके लिए होती है? कैलेंडरिंग। तो ए सही है। अगला है हमारा पॉलिस्टर कपड़े पर रासायनिक परिसज्जा किस प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें हमारा कौन कौन सा आंसर है? एंटी स्टैटिक, बी जल प्रतिरोधी, सी गंदगी प्रतिरोधी, चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? डी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा निम्न में से किसको बनाने के लिए वस्त्रों को या धागे को आवश्यकता अनुसार रंगा जाता है? तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं? ए ज्यामितीय डिजाइन, बी फूल, सी रेखाएं और चौथा है ये सभी। तो इसमें भी हमारा आंसर डी ही होगा, क्योंकि उसमें भी ज्यामितीय डिजाइन, फूल, रेखाएं ये सभी शामिल रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा रंगों को उनके प्राप्ति स्रोत एवं प्रकृति के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4। तो इसमें भी हमारा क्या आंसर होगा? 2, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम में बांटा जाता है 2 भागों में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके लिए वीडियो थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो लाइक करते जाएं, अगर लगता है कि वीडियो यूज़फुल नहीं है तो अनलाइक करते जाएं, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।